हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानेंगे, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं। यदि हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जिनको इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कंपोज होते हैं तीन या तीन से अधिक सोवरेन स्टेट्स के थ्रू। ये इटेब्लिश करते हैं इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लीगल एग्रीमेंट्स के थ्रू। इनका जो गवर्नेंस होता है वो स्ट्रक्चर्स रूल्स के थ्रू ये गवर्न करते हैं, यानी कार्य करते हैं। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है रेगुलेट करना इंटर स्टेट रिलेशंस को। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होते हैं फार्मर मैकेनिज्म के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए जो कलेक्टिव डिसीजंस इन मेंबर स्टेट्स के द्वारा लिए जाते हैं। यदि हम लोग रेटर वर्गर और जंगल्स के अनुसार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को समझने की कोशिश करें, तो तीन तरीके बताते हैं जिससे हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को समझ सकते हैं। पहला ये बताते हैं कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में काम करते हैं, यानी कि टूल्स के रूप में काम करते हैं स्टेट्स के लिए, जो मेंबर स्टेट्स होते हैं, ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एडवांस कर सकें, राष्ट्रों को बता सकें मेंबर स्टेट्स को। दूसरा, ये एज एरेना के रूप में काम करते हैं, यानी प्लेटफॉर्म का काम करते हैं डायलॉग के लिए, निगोशिएशंस के लिए और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए। तीसरा, एज एक्टर्स के रूप में ये काम करते हैं, यानी ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये एंटिटीज होती हैं जो कोई कोई भी जो जॉइंट एक्शंस लिया जाना है उसको इनेबल्स करते हैं। यहाँ पर कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ पूल्ड सोवरेंटी भी हमको इन्वॉल्व दिखाई देती है। यानी पूल्ड सोवरेंटी क्या होती है, यानी जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो अपने कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ मैटर में जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। अपनी जो उनकी सोवरेंटी है, यानी जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने की वो बनी रहती है, लेकिन अपनी कुछ मैटर में इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिसीजन लेने के लिए एग्री होते हैं। अब हम लोग यूनाइटेड नेशंस के ओरिजिन्स की बात करें, तो यूनाइटेड नेशंस का ओरिजिन हमें दो वर्ल्ड वार्स के कारण दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है वो 1948 से लेके 1918 तक होता है और सेकंड वर्ल्ड वार आपको 1939 से लेकर 1945 के बीच दिखता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब समाप्त होता है तो उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन 14 पॉइंट का स्पीच देते हैं, जिसमें वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार देखें तो लीग ऑफ नेशंस की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट स्पीच से प्रेरित है। लीग ऑफ नेशंस का जो प्राइमरी एम होता है वो प्रिजर्व करना होता है पीस को और प्रमोट करना होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, यानी सभी स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी कार्य को करेंगे, ना कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो युद्ध है वो होना चाहिए। ठीक, तो लीग ऑफ नेशन लेकिन फेल्ड हो जाता है पीस को मेंटेन करने में, जिसके कारण सेकंड वर्ल्ड वार हमको दिखाई देता है 1939 में शुरू होता हुआ। तो अब वो कौन कौन से रीजन्स हैं, किस कारण से लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल होता है, उसको समझ लेते हैं पहले। तो कुछ मेजर जो स्टेट्स होते हैं वो ज्वाइन नहीं करते इस ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। फिर जर्मनी 1926 में इसको ज्वाइन करता है, लेकिन 1933 में इसको छोड़ देता है जब नाजी रूल्स वहां पर आता है। इसी प्रकार जापान भी इसको 1933 में छोड़ देता है जब उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है मंचूरिया को ऑक्यूपेशंस को लेकर। इसी प्रकार इटली भी इससे बाहर आ जाता है 1936 में जब इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है इन्वेजन करने के लिए एब्सेनिया में। सोवियत यूनियन भी लीग में, यानी लीग ऑफ नेशंस में इंटर तो होता है 1933 में, लेकिन इसको बाहर कर दिया जाता है 1939 में जब यह इंग्लैंड फिनलैंड पर जो है तो अटैक करता है। तीसरे देखे जाए तो कई मेंबर्स इससे बाहर हो जाते हैं। दूसरा कारण यह भी था कि इसकी जो इफेक्टिव लैक दिखाई देती है इफेक्टिव पावर्स की, यानी इनके जो रिकमेंडेशंस होते थे वो बाइंडिंग रेजोल्यूशंस नहीं होते थे, किसी भी राष्ट्र पे बाध्य नहीं होते थे। इनके रिकमेंडेशन अनएनिमस होते थे, यानी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था ताकि ये मिलिट्री या इकोनॉमिक एक्शंस जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो अग्रेसर स्टेट्स हैं, उनके खिलाफ ले सके। और सेकंड वर्ल्ड वार जब शुरू हो जाता है तो वो इसके वीकनेस को और दिखा देता है, जो लीग ऑफ नेशंस की वीकनेस होती है। तो जो वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं मेजर पावर्स के, उनको एक स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत महसूस होती है कि एक इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहिए ताकि विश्व में शांति बनी रहे। इसके विचार को लेकर सबसे पहले अटलांटिक चार्टर साइन होता है सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ही 1941 में अगस्त में, जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल शामिल होते हैं। ये दोनों एक बैटलशिप में मिलते हैं मिड अटलांटिक में, जिसका नाम रहता है द क्रूसियर्स, और वहां पर अटलांटिक चार्टर को ये ड्रा करते हैं, नहीं उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो बनाते हैं, जिसको रिलीज किया जाता है 14 अगस्त 1941 में। इस जो अटलांटिक चार्टर है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना है। दूसरा है इनकरेज करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। साथ ही तीसरा इसमें फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की बात की जाती है एमंग द नेशंस के, जिसमें वो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी के आधार पर सभी स्टेट्स को इक्वल राइट रहेंगे और सेल्फ डिटर्मिनेशन के आधार पर स्टेट्स कार्य करेंगे, वो किसी पर अग्रेसर्स के रूप में कार्य नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। साथ साथ यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जाने की बात करती है फंडामेंटल राइट्स को सभी लोगों की। इसके बाद यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन आता है, जिसको वाशिंगटन डिक्लेरेशन के रूप में भी जाना जाता है, 1 जनवरी 1942 को, जब 26 अलाइड कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं वो मीट करते हैं वाशिंगटन में, और यहाँ पर वो साइन करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पर जो सिग्नेटरीज होते हैं वो अटलांटिक चार्टर के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको मानने के लिए तैयार होते हैं, और यहाँ से पहली बार जो टर्म यूनाइटेड नेशंस है वो यूज किया जाता है। तो पहली बार टर्म यूनाइटेड नेशंस कहाँ पर यूज किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशंस में, जो 1 जनवरी 1942 को साइन किया जाता है 26 अलाइड कंट्रीज के द्वारा। अब यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है वो फुली इमर्ज होने की बात करें तो उसमें 3 मेजर कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसके बाद वो फुली इमर्ज होकर हमको सामने आता दिखाई देता है, जिसमें पहला है डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस जो 1944 में होता है, फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में होता है, और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में होता है। डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो इसमें 4 जो मेजर पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना होते हैं, जो एग्री करते हैं जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशंस के एम, स्ट्रक्चर्स और फंक्शनिंग है उससे, और वोट करते हैं असेंबली को क्रिएट करने के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल को, सेक्रेटरीट को और इंटरनेशनल कोर्ट को क्रिएट करने के लिए। 4 जो इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के वो क्रिएट करने की बात डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस में होती है। याल्टा कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें वोटिंग प्रोसीजर्स को किस तरह से होगा सिक्योरिटी काउंसिल में उसको डिसाइड किया जाता है। उसके बाद मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशंस की वो सभी ऑल पीस लविंग स्टेट्स के लिए खोली जाती है। यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में 50 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और वो साइन करते हैं जो अटलांटिक चार्टर ड्रा आउट किया जाता है 1941 में, अगस्त 14 1941 में जो अटलांटिक चार्टर साइन किया जाता है उसमें साइन करते हैं ये सभी 50 नेशंस के जो मेंबर्स होते हैं। फिर पोलैंड साइन करता है इसको बाद में, और इस तरह से जो ओरिजिनल 51 मेंबर स्टेट्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस की स्थापना में ये शामिल होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अगर ऑफिशियली जाना जाए तो ये 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश होता है, एग्जिस्टेंस में आता है। इसमें 5 जो बड़े पावर्स होते हैं, 5 बिग पावर, यानी ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी रेटिफाई करते हैं इसको, और मेजॉरिटी ऑफ अदर जो स्टेट्स होते हैं सिग्नेटरीज होते हैं वो सभी भी इसको रेटिफाई करते हैं। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बन के सामने आता है, और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। आज अगर बात की जाए तो 192 मेंबर्स हमको दिखाई देते हैं यूनाइटेड नेशंस में। यदि हेडक्वार्टर की बात की जाए यूनाइटेड नेशंस की तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में स्टेट है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती हैं, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज और अरेबिक लैंग्वेज आती है। इसका जो फ्लैग है उसमें एम्बलम है, मैप दिखाई देता है वर्ल्ड का, जिसमें 2 ओलिव ब्रांचेस भी हमको दिखाई देती हैं। तो इस तरह से इसका फ्लैग है जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे यूनाइटेड नेशंस के इस चार्टर्स के अनुसार? तो पहला था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, फ्रेंडली रिलेशंस को एमंग द जो मेंबर स्टेट्स होंगे इक्वलिटी के आधार पे होंगे और सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स होंगे, वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन करना है सॉल्व करने में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन जो प्रॉब्लम्स है उनको, ह्यूमन राइट को प्रमोट करना है, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स
फ्रीडम है लोगों की पूरे विश्व में, उसको प्रमोट करना है। सर्व करना है जो सेंटर्स के रूप में वेरियस नेशन जहाँ पर कोऑर्डिनेट करें अपनी जो एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए। और सेव करना है सक्सीडिंग जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, वो किसी भी जो वार है उसमें शामिल ना हो। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे यूनाइटेड नेशंस चार्टर के। अब यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो इसमें 6 आर्गन हमको दिखाई देते हैं, 6 प्रिंसिपल्स आर्गन हैं जो इसके फंक्शंस को, इसको कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला है इसमें जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है सेक्रेटरीट। सभी को एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले जनरल असेंबली की बात करते हैं। तो जनरल असेंबली सबसे लार्जेस्ट आर्गन माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। सभी जो मेंबर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में होते हैं। सभी स्टेट्स जो है तो कम से कम 5 रिप्रेजेंटेटिव को जनरल असेंबली में भेज सकते हैं, लेकिन एक स्टेट्स के द्वारा एक ही वोट जनरल असेंबली में माना जाता है। और ये इंश्योर करता है कि सभी जो मेंबर होते हैं उनको इक्वल स्टेटस मिले, यानी एक वोट सभी मेंबर्स को देगा तो सभी स्टेट्स को इक्वल स्टेटस मिलेगा। जनरल असेंबली जो होती है ये 1 साल में 3 महीने के लिए मिलती है, लेकिन इसके स्पेशल सेशंस भी बुलाए जा सकते हैं अगर कोई भी क्राइसिस का पीरियड है। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी सीजन की बात की जाए तो उसके न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। हर सीजन के शुरुआत में उसके नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। यदि फंक्शंस की बात की जाए जनरल असेंबली की, तो ये डिस्कस करते हैं कोई भी मैटर जो होता है जो इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है। ये रिकमेंडेशन देते हैं पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, यानी कोई भी डिस्प्यूट है उसको शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। ये यूएन के जो बजट होते हैं उसको पास करने का काम करते हैं। नॉन परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को, उनको इलेक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को जो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप जो काउंसिल होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं। कोई भी नया स्टेट्स अगर यूएन में शामिल होता है सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस के आधार पर, तो उसको एडमिट करने का काम करते हैं। साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली की जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करने, वो जो मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करने का काम करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर। रिसेंट ईयर में देखा जाए तो जनरल असेंबली जो है इसकी पावर्स में हमको इंक्रीज होती दिखाई देती है जब ये रेजोल्यूशंस पास करते हैं यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशंस। जनरल असेंबली जो होती है ये रिकमेंड करती है कलेक्टिव मेजर्स लेने के लिए इंक्लूडिंग द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल भी किया जाना है तो उसको भी रिकमेंड करने का काम जनरल असेंबली करती है। अगर किसी भी स्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल जो है तो फेल हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाती किसी भी क्राइसिस में, तब ये काम जनरल असेंबली करती है। जो जनरल असेंबली में डिसीजंस लिए जाते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी वोट के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत हमको दिखाई देती है अगर डिसीजंस लेना है, लेकिन जनरली सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। ये इसकी एग्जीक्यूटिव विंग कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस का। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हमको दिखाई देते हैं, जिसमें 5 जो मेंबर होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया और यूएसए आते हैं, जबकि 10 मेंबर ऐसे होते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और ये जनरल असेंबली की जगह इलेक्ट किए जाते हैं हर 2 साल, यानी 2 साल के टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है और 2 साल बाद फिर से नए मेंबर्स को, नॉन जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। सभी मेंबर्स के पास एक वोटिंग होती है और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी वोट्स के द्वारा लिए जाते हैं। ये जो मतलब 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें 5 परमानेंट और 9 जो है तो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं, तो इसमें से 9 जो मेंबर्स हैं उनका जो है तो सहमत की आवश्यकता होती है, जिसमें 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर कही जाती है होता है। इन पांचों परमानेंट पावर्स को, यानी जिनके पास वीटो पावर होता है, किसी भी डिसीजंस में इन पांचों को सहमत होना होता है। अगर किसी भी एक स्टेट जो परमानेंट मेंबर होता है वो रिजेक्ट कर देता है या वीटो लगा देता है किसी भी डिसीजंस में, तो डिसीजन पास नहीं होता है, यानी कि इसको निगेटिव वोट्स के रूप में
में देखा जाता है परमानेंट मेंबर्स के द्वारा, जिससे कोई भी जो रेजोल्यूशंस होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में वो फेल हो जाता है। तो इस प्रकार देखें तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी एक रिजेक्ट कर देता है किसी भी डिसीजंस को मानने से, तो डिसीजंस पूरी तरह से परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में खत्म हो जाता है। और अगर 3 बार से ज़्यादा किसी भी मैटर्स पे ये वीटो लगा देते हैं कोई भी स्टेट्स, तो वो हमेशा के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से इशू को बाहर कर दिया जाता है। ठीक। सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेन करना पीस और सिक्योरिटी का जो वर्ल्ड की है। सिक्योरिटी काउंसिल 1 महीने में 1 बार ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की पीरियड्स हो सकती है, तो उसमें कई बार भी एक साथ मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। यदि हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शंस की बात करें, तो इसका काम होता है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, इन्वेस्टिगेट करना होता है कोई भी जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हुआ है, किस कारण हुआ है, और जो एप्रोप्रिएट मेथड्स हो सकते हैं इसको सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में, उसको रिकमेंड करने का काम करती है। ये मेंबर स्टेट्स को बताती है कि कुछ इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं, उसको जो एग्रेसर स्टेट्स होते हैं उस पे लगाया जाना है, यानी मेंबर स्टेट्स को ये कॉल करती है, बताती है, ठीक, कि अग्रेसर जो स्टेट्स है उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना है, या जरूरत पड़ने पर मिलिट्री जो एक्शंस है वो भी लिए जा सकते हैं उस जो अग्रेसर स्टेट्स होता है उसके खिलाफ। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन तीसरा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर आपको हेग नीदरलैंड में दिखाई देगा। यहाँ पर ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। इस कोर्ट में 15 जजेस होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से इलेक्टेड होते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो जजेस इलेक्ट होते हैं वो 9 ईयर के टर्म के लिए होते हैं, और कोई भी कंट्री से 2 जजेस सेम कंट्री से नहीं आ सकते। नो 2 जजेस कैन बी सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री। सेम कंट्री से 2 जजेस नहीं हो सकते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फंक्शंस होता है वो सेटल करना होता है डिस्प्यूट को बाय द मेंबर नेशंस के द्वारा, और प्रोवाइड करना है लीगल एडवाइस को एनी ऑर्गन ऑफ द यूएन के लिए। तो कोई भी जो ऑर्गन है, अदर जो 5 ऑर्गन है, उनको अगर लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम होता है। फिर चौथा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन है, वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टैब्लिश किया गया था। इसका काम था प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट करना टू द जो फॉरेन एरिया पे रूल करते हैं कोई भी स्टेट्स, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किया जाना था। ये काउंसिल स्टेप लेती है टू अटेन द सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट्स हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, वहां पर सेल्फ गवर्नमेंट हो, कोई भी फॉरेन रूल्स वहां पर शासन न करे, यानी जो कॉलोनीज पावर थी उनको वहां से बाहर करने का काम करना, इंश्योर करना, ये काम था इसका, ठीक। 1994 के बाद ऑल ट्रस्ट जो टेरिटरीज थी वो सेल्फ गवर्नमेंट उनको मिल जाती है, ठीक। और इस तरह से काउंसिल अब कब तभी मिलती है जब इस प्रकार कोई भी कार्य करने की जरूरत होती है, वरना ये काउंसिल लगभग ना के बराबर इसकी मीटिंग्स होती हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 5वां नंबर आता है। 5वां ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, इसमें 54 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 3 इयर्स के टर्म के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होती है ये डिस्कस करती है मेजर इकोनॉमिक और सोशल जो इश्यूज होते हैं उनको। इनका मेनली जो कंसर्न होता है यूनाइटेड नेशंस के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन जो एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व होना इसका काम होता है। इसके मेन फंक्शंस की बात करें तो ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को, सॉल्व करता है कोई भी प्रॉब्लम जो रिलेटिंग होती है हेल्थ से, लिटरेसी से, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है, तो कोऑपरेट करने का काम करता है। फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज होती हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ आता है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सीएफओ आता है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ आता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स यूनिसेफ। इसी तरह के और जो ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज होती हैं यूएन की, उनको कोऑर्डिनेट करने, उनके कार्यों को करने में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मदद करता है, ठीक।
और सबसे लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो द सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट का जो ये प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। इसमें एक सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं इसके हेड, जिसको अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा रिकमेंडेशंस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं 5 ईयर्स के टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इनको री इलेक्ट किया जा सकता है कई बार। जो सेक्रेटरीट के स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल्स के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। ये जो स्टाफ होते हैं 190 जो मेंबर स्टेट मेंबर कंट्रीज हैं उनसे आते हैं। जनरल जो सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं ये की पोजीशंस एडमिनिस्ट्रेशंस में, जो यूएन के एडमिनिस्ट्रेशंस होता है उसमें की पोजीशंस जो है वो होल्ड करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्फ्रेंसेस ओवरसी जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, ड्राफ्ट रिपोर्ट है इकोनॉमिक सोशल ट्रेंड्स पे, प्रिपेयर करते हैं स्टडीज ऑन ह्यूमन राइट, मीडिएट करते हैं किसी भी इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स है उसमें, और प्रिपेयर करते हैं बजट जो एस्टिमेट्स होता है यूएन का उसमें। तो ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के रूप में दिखाई देता है सेक्रेटरीट, है ना। तो इस तरह देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको तभी अचीव कर सकता है जब सभी मेंबर जो स्टेट्स हैं वो इसके साथ कोऑपरेट करें। सभी मेंबर कंट्रीज जो हैं वो इस बात को माने कि जो यूनाइटेड नेशंस के पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम है, उनको वो फॉलो करेंगे। तभी जो यूनाइटेड नेशंस है वो पूरे विश्व में शांति को बना रखने में और सभी के बराबर डेवलपमेंट में काम कर सकेगा। अब हम लोग सेक्रेटरीट जो जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के उनको देख लेते हैं। आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट सेक्रेटरीट जनरल ट्रेगरी लेवी हैं जो नॉर्वे से आते हैं। इनका टाइम पीरियड्स क्या रहता है, वो 1946 से लेकर 1952 तक रहता है। फिर डैग हैमर्सहोल्ड आते हैं, ये स्वीडन के रहते हैं। इनका टाइम पीरियड 1953 से 1961 तक रहता है। यू थांट आपके म्यांमार बर्मा के हैं जो 1961 से लेकर 1971 तक इनका पीरियड रहता है। फिर कुल्डवरहेम ऑस्ट्रिया से आते हैं जो 1972 से लेकर 1981 तक रहते हैं। तो सभी का क्रम भी याद रखना है आपको किस ऑर्डर्स में आए हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरह से पूछ भी सकता है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। फिर जेवी प्रेजेस डी सेलुलर पेरू से आते हैं जो 1982 से लेकर 1991 तक। बुतरोस बुतरोस घाली इजिप्ट से आते हैं जो 1992 से लेकर 1996 तक रहते हैं। इसके बाद कोफी एनन आते हैं, ये घाना से आते हैं 1997 से लेकर 2006 तक ये सेक्रेटरी जनरल्स रहते हैं यूनाइटेड नेशंस के। फिर बान की मून आते हैं साउथ कोरिया से 2007 से लेकर 2016 तक। और वर्तमान में एंटोनियो गुतरोस हैं जो पुर्तगाल से आते हैं और 2017 से वर्तमान तक ये सेक्रेटरी जनरल्स बने हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो इस तरह के यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं पहले कौन है, वर्तमान में कौन है, उनका क्रम क्या है, वो आपको याद रखना है यूजीसी नेट के एग्जाम पॉइंट से। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, उसके बारे में डिस्कस किया। उसका फंक्शनिंग क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, उस सभी को हमने इस वीडियो में जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सकें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।